इंटरनेशनल योगा डे पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और ऐसे में आचार्य अंकित गर्ग को हमने आमंत्रित किया अपने स्टूडियो में TV9 के कि वो हमें योगा, अध्यात्म और आसनास से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताएं जिसको सुनकर मज़ा भी आए और ऐसे आसनास को करने में अच्छा भी लगे। लेकिन सबसे पहले सर, थैंक यू सो मच, आप स्टूडियो में आए और ये बताइए कि आपके लिए ये योगा दिवस जो है वो कितना मायने रखता है? देखिए, योगा दिवस हमारे लिए बहुत मायने रखता है। क्यों? क्योंकि आज ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बना है कि लोग इसके बारे में, योग के बारे में जान पा रहे हैं। जब आप देखिए, जब से 21 जून इंटरनेशनल योग डे बना है जी, तब से योग के प्रचार प्रसार में बहुत सहायता मिली है। बिल्कुल। तो ये तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इनफैक्ट ये एक उत्सव की तरह है और आप जानते हैं कि उत्सव का अर्थ है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ें, सम्मिलित हों। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आज इंटरनेशनल योग डे है, तो हमने ये निर्णय लिया है कि आज हम वृक्षारोपण करेंगे जी। तो तमाम अपने स्टूडेंट्स को जोड़ेंगे, उनके साथ उनके रिश्तेदार, उनके फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स, तमाम सभी लोगों को जोड़कर हमारी कोशिश ये रहेगी कि ना केवल एनवायरनमेंट के प्रति अवेयरनेस डेवलप की जाए और साथ में लोगों को, जो लोग हमारे साथ योग के साथ अभी डायरेक्टली नहीं जुड़े हैं, वो भी इसको समझें और इसके साथ जुड़ें। ओके, तो अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हुए, योगा, अध्यात्म, मेडिटेशन, इनका आपस में क्या रिश्ता है? देखिए, योगा एक अंग्रेजी का शब्द है जी, असल में ये शब्द है योग जी। और जैसा कि हम जानते हैं, योग हम पढ़ते हुए आए हैं हिंदी भाषा में जी। योग का अर्थ है जोड़। तो जैसे आपने देखा, गणित में हम लोग पहले पढ़ते हैं कि 2 अंकों का योग इतना हुआ। तो योग का अर्थ ही है कि आपको जोड़ेगा। तो योग सबसे पहले आपकी बॉडी को आपके माइंड के साथ कनेक्ट करता है जी। और देखिए, आध्यात्म क्या है? आध्यात्म मीन्स स्पिरिचुअलिटी, जैसे कि आजकल हम शब्द सुनते हैं। आध्यात्म में अपने आप को जानना, अपने प्रति अवेयरनेस डेवलप करना। तो जब आप अपने लिए अवेयर होते हैं, आप अपनी बॉडी के लिए अवेयर होते हैं, आप अपने माइंड के लिए अवेयर होते हैं, तो तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती जाती हैं जी। और जब ये कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, तब जाकर आप सही मायने में योग को समझ पाते हैं। अच्छा, योगा, मेडिटेशन, इसमें जो कनेक्शन है, बहुत सारे लोग इससे रिलेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि मेडिटेशन करना हर किसी के वश की बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि कहते हैं ना कि मन मंकी की तरह होता है, बंदर की तरह होता है ना, उछलता रहता है। और खास तौर से जब आपको बहुत शांति मिल जाती है, आप अपने आप को उस हिसाब से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो इस मेडिटेशन को कैसे किया जाए? देखिए, बहुत अच्छा ये प्रश्न है जो आपने भी पूछा है। मेडिटेशन आज एक बहुत ही लोकलाइज्ड वर्ड हो गया है। लोग इसको बहुत ही आराम से यूज़ करते हैं और वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पर लोग कर नहीं पाते। जैसा कि आपने कहा कि कॉन्सेंट्रेट करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो देखिए, सबसे पहले जब आप कोई भी एक्सरसाइज पैटर्न फॉलो करते हैं, बेशक आप रनिंग भी कर रहे हो, आप रोप स्किपिंग कर रहे हो, आप योग कर रहे हो, तो आप देखिएगा कि कोई समय एक ऐसा आता है, आप जिमिंग भी कर रहे हो, कि उस समय आप अपने आप से कनेक्टेड हो जाते हैं। व्हेन यू रियली कनेक्ट विद योरसेल्फ। तो इसीलिए योग को आप मूवमेंट मेडिटेशन भी बोल सकते हैं। जब आप योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो यू गेट कनेक्टेड विद योरसेल्फ। दैट इज द डिफरेंट थिंग कि वो कुछ समय के लिए ही हो पाता है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, अपने आप को किसी भी एक अच्छे एक्सरसाइज पैटर्न में डालिए। देखिए, हम खुद योग सिखाते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम कहेंगे सिर्फ आप योग ही करिए, आप कुछ भी करिए, लेकिन ऐसा कुछ करिए कि पूरा दिल और दिमाग उसमें डाल दें। जब आप कोई भी एक अच्छा पैटर्न इस तरीके से फॉलो करते हैं, आप इनफैक्ट स्विमिंग भी करते हैं, तो आप उसके साथ कनेक्टेड होते हैं जी। तो वो थोड़े टाइम का जो कनेक्शन होता है, जब धीरे धीरे हर रोज एस्टेब्लिश होने लगता है, वहां से आपके मेडिटेशन की शुरुआत होती है। तो अब जब आप मेडिटेशन करने एक एकांत रूम में बैठते हैं, तो उस समय आपको अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करना है। तो जो आपने जो अभ्यास किया स्विमिंग के दौरान या योग आसन करने के दौरान या जिमिंग के दौरान, जो आपके स्पॉन्टेनियसली आपके अंदर समा गया करने के दौरान, अब जब आप मेडिटेशन का उसको प्रयास करेंगे, तब आप उसका इस्तेमाल स्वतः ही कर पाएंगे जी। और तब आप देखेंगे कि अब आप थोड़ा बेहतर कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं। हाँ, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इज द की। अगर कंसंट्रेट कर लिया, फिर तो कोई, मुझे लगता है अगर आप योगा भी करें, किसी भी तरीके का योगासन कर रहे हैं, अगर कंसंट्रेशन नहीं है, अगर दिमाग कहीं और है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है आपकी। अगर आपका दिमाग कहीं और है और आपकी बॉडी के साथ आप कुछ भी कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में अगर कनेक्शन नहीं है, तो आप उसका पूर्ण रूप से फायदा भी नहीं ले सकते। इनफैक्ट इंजरी होने के चांसेस हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले आपको ये एक अपनी आदत बनानी है। जब ये आपकी आदत आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है, तब आप ट्यून हो जाते हैं कि अब आप कंसंट्रेशन करने लगे हैं, आप कंसंट्रेशन को अचीव कर चुके हैं।
और फिर जब आप मेडिटेशन के लिए प्रयास करते हैं तो आप उसको अचीव कर पाते हैं। तो अगर योगासन की बात करें जो आप रोज़ाना करते हैं, तो आपके कुछ फेवरेट योगासन जो आप करते हैं और आप चाहते हैं कि जो आपके शिष्य हैं जो आपके पास सीखने के लिए आते हैं, आप शायद ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं, तो कौन से ऐसे योगासन हैं जो आप ज़रूर बताते हैं कि ये करना ही चाहिए हमें? देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। आमतौर पर आप आजकल लोग बहुत अच्छे अच्छे एक्सरसाइज पैटर्न्स फॉलो करते हैं और हमें बहुत पसंद भी हैं वो, लेकिन एक चीज़ जो मिस होती है तमाम एक्सरसाइज पैटर्न्स में, वो होती है कि आपके स्पाइन के अंदर आर्च नहीं आ पाता। जिसे आमतौर पर आप लोग समझते हैं कोबरा पोज, भुजंगासन जी। तो भुजंगासन यानी जहां पे आपकी स्पाइन को ये कर्व मिले, ये अपने आप में बहुत ही यूनिक कर्व है जी। और ऐसा कहा जाता है योग के फील्ड में कि आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी ये निर्धारित करती है कि आपकी हेल्दी एज कितनी होगी। अगर आपकी स्पाइन में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, इसका मतलब आप बहुत अच्छी एक हेल्दी एज में आगे बढ़ने वाले हैं जी। तो हमारे, अगर जैसा आपने मुझसे पूछा, तो मुझे स्पाइन में जहाँ पे आर्च होता है जी, वो आसन जरूरत से ज्यादा पसंद है। उसमें आप कोबरा पोज यानी भुजंगासन, चक्रासन जिसमें आप इन्वर्टेड डी बोलते हैं, इसी तरीके से एक शलभ आसन होता है जिसे लॉकस्ट पोज बोलते हैं, तो धनुरासन होता है जिसे बो पोज बोलते हैं। तो ये आसन मुझे बेहद पसंद है। तो ये आप करते भी हैं और अपने जो आपके पास सीखने आते हैं उनको आप ये जरूर कराते हैं? जी, हमारी कोशिश रहती है कि ये सभी करें, क्योंकि स्पाइन जितनी आपकी स्वस्थ और फ्लेक्सिबल रहेगी उतना ही आप अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल मैनेज कर पाएंगे। योगासन का हमारी ज़िंदगी में कितना होना चाहिए? मैं ये कहूँगी अगर योगासन हम शुरू करते हैं तो कितना टाइम हमें देना चाहिए, कितना वक्त देना चाहिए, और इसको अपनी ज़िंदगी में कैसे शामिल किया जाए? जैसे कि खाना हमारे लिए ज़रूरी है, जैसे पूरे दिन का सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है ब्रेकफास्ट, ठीक है ना, वो करना बहुत ज़रूरी है। डिनर आपने एक बार स्किप कर दिया तो चलेगा। वैसे ही योगासन को कैसे हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करें कि कोई ये ना कहे कि आज टाइम नहीं है, आज लेट हो गया, आज मैं बहुत थक गया हूँ, आज बहुत ज़्यादा काम था। मतलब ये जो बहाने होते हैं ना एक्सरसाइज ना कर पाने के, इनसे कैसे बचा जाए? देखिए, किसी भी चीज़ के लिए बहाना आप तब लेते हैं जब आपको उसमें इंटरेस्ट ना आए या आपको उसका बेनिफिट नजर ना आए। अदरवाइज आप देखिए, आप चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो, आप मूवी के लिए टाइम निकालते हैं, बिल्कुल, आप OTT सीरीज के लिए टाइम निकालते हैं, या आपको कुछ खाने का पसंद होता है तो आप बाहर जाकर खाते भी हैं, आप इंटरनेट में इंस्टाग्राम या जो भी सोशल नेटवर्क सर्फिंग करते हैं वो करते ही हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, कोई चीज़ आपको फ़ायदा देती है, बेशक वो आपके माइंड को रिलैक्स करे या बॉडी को रिलैक्स करे, तो आप उसको करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सभी को सजेशन यही होता है कि आप योगासन शुरुआत करिए, थोड़ा शुरुआत करिए, और जो आपकी ज़रूरत है अपनी बॉडी की उसी को टारगेट बना के शुरुआत करिए। जब आपके सपोज फॉर एग्जांपल आजकल हम देखते हैं कि आपके नेक में बहुत स्टिफनेस होती है, बैक में स्टिफनेस होती है, क्योंकि हम सभी जो हमारा करेक्ट पोस्चर है वो बैठने का ये है और हम बैठते ऐसे हैं। क्योंकि ऑफिस में जो लोग बहुत प्रोलॉन्ग बैठते हैं कंप्यूटर्स पे, उनके साथ तो ये बहुत बड़ी जी, और उनकी मजबूरी भी होती है कि उनको इस तरह से। तो जब उनको ये दो प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, अगर वो हमारे पास आते हैं या कहीं भी जाते हैं और उनके ये चैलेंजेस खत्म हो जाते हैं जी, तो बहुत स्वाभाविक है कि उनको अच्छा लगेगा, उनको करना ही है। तो आप इस तरीके से शुरुआत करिए, इनिशियली शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करिए। बाय द टाइम जब आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपकी बॉडी में नई एनर्जी आएगी, आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो पाएंगे अपने साथ, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी महसूस करेंगे, तो आप खुद ब खुद उसका टाइम बढ़ाते रहेंगे। फिर उल्टा ये होगा कि अब आपको योग अपनी ओर खींचेगा जी। अब आपको कोई मना करेगा तो भी आप करने आओगे। बस यही मैं जानना चाह रही थी कि योग अपनी तरफ खींचे, ये तो आप भी जानना चाहते होंगे ना। मतलब हर कोई चाहता है करना पर वो कर नहीं पाता है, क्योंकि वो शुरू नहीं कर पाता है। देखिए, इनिशिएशन या शुरुआत हमेशा ही मुश्किल होती है। हम क्या करते हैं, हमारी बैक में पेन हुआ, हमने पेन किलर खाया जी, हमारी नेक में पेन हुआ, हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले गए। क्यों? क्योंकि वी डू नॉट वांट टू गिव एन एक्टिव एफर्ट। हम हमेशा पैसिव एफर्ट की कोशिश करते हैं कि कोई मुझे कुछ दे दे, मैं गोली खाऊं तो मुझे आराम मिल जाए, क्योंकि हमें शॉर्टकट चाहिए होता है, हमें शॉर्टकट चाहिए। बट एक बार जब आप एक्टिव परफॉर्मर की तरह प्रयास कर गेन प्राप्त कर लेते हैं, फिर ये चीजें बदल जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी योगासन का मुझे नहीं लगता कि कोई सब्स्टिट्यूट है ना। गोली खाना और चलो ठीक है काम चल जाएगा, कुछ लोग पेन में जाते रहते हैं लेकिन वो आसन नहीं करना चाहते हैं, या फिर या आलस है या जो भी, या आलस को भगाने का कोई तरीका बताइए आप। देखिए, आलस को भगाने का सबसे पहला तरीका है कि आपको एक पर्याप्त मात्रा में नींद तो लेनी ही होगी। देखिए, आज का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम नींद नहीं पूरी ले पा रहे हैं। जब आप रात में प्रॉपर नहीं सो पाएंगे तो आपको पूरा दिन आलस में बीतेगा जी। तो अगर आप रात में भी प्रॉपर नहीं सो पाते हैं तो आप कोशिश करिए कि एक पावर नैप तो दिन में लें, कम से कम 15 से 20 मिनट की, एनी हाउ।
अगर वो भी आपने ले ली तो आपके शरीर से आलस बहुत हद तक दूर हो जाएगा। अब दूसरा जो आलस आता है वो आता है कि जैसे जैसे हम लोग 30-35 प्लस होते हैं तो हमारी मसल्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है, जो बाय द एज होना ही है। और आपकी जो बोन्स होती हैं उनके अंदर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी, जो इनेट क्वालिटी होती है बोन की एक अपने आप में, वो भी कम होती है। बोन्स थोड़ा ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती हैं। तो ऐसी सूरत में अब उनको आपको एक एक्सरसाइज देने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कहते कि आप योग करिए, आप रनिंग भी करिए, जॉगिंग भी करिए, आप स्विमिंग करिए, साइकिलिंग करिए, जिमिंग करिए, एरोबिक्स करिए, पिलाटेस करिए, कुछ भी करिए। आप देखेंगे जब आप करेंगे मसल्स की रिक्वायरमेंट, बोन्स की रिक्वायरमेंट मीट आउट होंगी तो निश्चित रूप से आपको आलस नहीं आएगा, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। तो अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इंडल्ज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक और सवाल, योगा हम सबको यही लगता है, जो करते हैं उनको शायद पता होगा, लेकिन जो नहीं करते उनको हमेशा ये लगता है कि सुबह उठना पड़ेगा। मतलब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो सुबह उठना पड़ेगा। अरे 4 बजे कौन उठेगा, मतलब 5 बजे कौन उठेगा, मतलब ये एक जी है ना, ये पैटर्न है और ऐसा होता भी है जो हम आज तक हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं, ऐसा ही चलता गया है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं, जैसे मीडिया का प्रोफेशन है, मैं रात को बहुत लेट जाती हूँ तो मैं सुबह 4 बजे तो ऑब्वियसली नहीं उठ सकती। तो फिर योगा करने का जो टाइम है वो कैसे डिसाइड करें और कब कर सकते हैं योगा? फिर देखिए, ये बहुत अच्छा कहा आपने। आजकल के समय की ज़रूरत के हिसाब से हमारे प्रोफेशंस भी इस तरह के हैं। तो आप क्या करिए कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह 4 या 5 या 6 ही बजे करें। आप जब भी टाइम निकाल सकें अपना एक टाइम निश्चित कर लें और उस समय थोड़ा बस ये ध्यान रखें कि आपका जो पेट के अंदर आपका भोजन है उसमें तकरीबन 3 से 4 घंटे का गैप जी। तो आप चाहें तो इवनिंग में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो नून में भी कर सकते हैं। बट निश्चित रूप से ये निर्धारित करना होगा आपको कि मेरा 3 से 4 घंटे का गैप भोजन में होना चाहिए। और जब भी आप करिए तो थोड़ा सा एक अच्छा फल खाइए और आधे पौन घंटे बाद फल खाने के बाद आप उसको करिए। तो ना तो आपको बॉडी में एनर्जी की कमी होगी करने के दौरान, और ना ही क्योंकि पेट भी आपका इतना ज़्यादा भरा हुआ नहीं होगा, तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको कर भी पाएंगे और उसका पूरा लाभ ले पाएंगे। बिल्कुल सही, थैंक यू। आचार्य जी, एक और बात जो आजकल यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही है, मुझे स्ट्रेस हो गया, मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे डिप्रेशन हो गया। मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये शब्द पहले तो सुने भी नहीं जाते थे। अगर होते भी होंगे तो शायद वो होके ख़त्म हो जाते होंगे, पता नहीं लगता होगा। पर अभी जिस तरीके से इस तरीके के शब्द सुनने को मिल रहे हैं, खासतौर से यंगस्टर्स में, वो मतलब उनकी जो तादाद है ना वो बढ़ती चली जा रही है। इवन जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, अगर आप देखें उनके पास एक लंबी लाइन लगी होती है, टाइम नहीं मिलता है ना, क्योंकि लाइन इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत दिन बाद नंबर आते हैं। फिर वो बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं, कम से कम एक काउंसलिंग के 2,500-3 हज़ार रुपये लगते हैं और एक काउंसलिंग में कोई काम होता नहीं है। ठीक है, तो ये जो है इसका योगा से कैसे संबंध हो सकता है और इस चीज़ को कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये। आज के समय में जो डिप्रेशन, स्ट्रेस, आपने तमाम जो बातें की हैं, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इनका कारण क्या है। और देखिए, अगर आप इसके कोर में, इनकी तह में जाएंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि इनका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि आज हमें अपने लिए कोई भी किसी भी तरह की अवेयरनेस ही नहीं है। हम अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे हैं। वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स। हम बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, हमारे को इस बात की भी समझ नहीं है कि हमारी जो एम्बिशंस हैं क्या वो वाकई में प्रैक्टिकल हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम ड्रीमी वर्ल्ड में जी रहे हैं। तो सबसे पहले हमें खुद को जानना होगा, एक सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करनी होगी। तो ये सेल्फ अवेयरनेस कैसे डेवलप होती है? ये सेल्फ अवेयरनेस डेवलप होती है कि जब आप प्राणायाम को अपने जीवन में उतारते हैं। और प्राणायाम में क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल अनुलोम विलोम आप करते हैं, आप डीप ब्रीथ करते हैं, तो धीरे धीरे आप अपने अंदर उतरते हैं, आप अपने आप को जान पाते हैं। और जब आप अपने आप को जान पाते हैं तब आप इस बात को समझ पाते हैं कि जो ये स्ट्रेस है वो एक्चुअल में मेरे ही द्वारा बनाया गया है। ये स्ट्रेस मुझे बाहर से नहीं मिला, ये मैंने ही बनाया है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आप किसी दूसरे व्यक्ति से मिले और उसने आपको कुछ बोला, तो आपने उसकी बात को बुरा माना। लेकिन हो सकता है कि उसने बुरा ना बोला हो आपको, आपने उसको बुरा समझा। तो ये आपका परसेप्शन है। कैसे परसीव किया मैंने उसके बाद। दिस इज हाउ यू परसीव। फॉर एग्जांपल समबडी इज पॉइंटिंग आउट योर मिस्टेक, बट वो मिस्टेक आपके फेवर में भी है कि भाई आपकी ये प्रॉब्लम है, आपकी वीकनेस है, आप उस पर काम करिए, तो वो तो आपका हितैषी हुआ। लेकिन आपने उसको हितैषी के तौर पे नहीं लिया, आपने उसको दुश्मन के तौर पे लिया।
कि मेरी कमियां निकालता रहता है जब देखो, आपने उसको डेरोगेटरी स्टेटमेंट समझा, तो यही अवेयरनेस है। जब ये अवेयरनेस होती है, जैसे कि आप जानते हैं अगर हम अब्राहम लिंकन जी की बात करें तो अपने साथ एक हमेशा एक शख्स को रखते थे जो कि उनकी कमियां ही बताता रहता था। तो एक बार वो एक पार्टी में गए तो उनके उसी व्यक्ति ने बोला कि अब्राहम आप देखिए आज कैसा कोट पहन कर आए हैं जो अंदर से फटा हुआ है। अच्छा। तो बाकी जो उनके फ्रेंड्स थे वो सोचने लगे कि, और उन्होंने बोला आप कैसे बंदे को अपने साथ रखते हो जो ऐसे आपकी बेइज्जत करता है, यही तो मेरा असली दोस्त है, ये तुमने भी देखा लेकिन तुमने किसी ने नहीं बताया, तो मैं किसी से मिलूं तो उसे कितना बुरा लग रहा होगा, लेकिन यही मेरा दोस्त है। तो हमें ऐसे दोस्तों की जरूरत है जो क्रिटिसाइज करें। जी, क्योंकि क्रिटिसिज्म ही है जो आपको इम्प्रूवमेंट दे सकता है। बिल्कुल। तो यही अवेयरनेस है, और जब आप अपने लिए अवेयर हो जाते हैं, और आजकल एक कॉन्सेप्ट चल रहा है माइंडफुलनेस के तौर पे जी, और माइंडफुलनेस कोई आजकल का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये गौतम बुद्ध ने बोला है, वॉच योर इमोशंस। आपको अपने इमोशंस के प्रति अवेयर होना है, यू नीड टू वॉच योरसेल्फ, एंड द मोर यू वॉच योरसेल्फ द बेटर यू बिकम। राइट। और अभी जो आपने कहा कि कैसे हम परसीव करते हैं चीज़ों को, तो चीज़ों को परसीव करना या क्रिटिसिज्म को बहुत ही पॉजिटिव वे में लेना, ये एक्चुअली सबके वश की बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए दिमाग बहुत स्टेबल होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रेंथ ऐसी होनी चाहिए। अब जब इंडिया वर्ल्ड कप हारा, मैं शो पे रो पड़ी क्योंकि मेरा दिमाग इतना स्ट्रांग नहीं था। विराट कोहली रोया, मैं उसके साथ रोई, मतलब। लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत आसान था निकल जाना, वो निकल गए, पर कुछ लोग उसको बहुत अंदर से ना बहुत टूट जाते हैं। तो इमोशनली कैसे स्ट्रांग बना जाए कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं या कभी कभी जो बड़ी घटनाएं घर में भी घट जाती हैं, उससे कैसे निकल पाएंगे? देखिए, इमोशनल स्ट्रेंथ आजकल इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं EQ। आप अपने EQ को कैसे डेवलप करें, आपने सही मायने में, देखिए ये मुझे यहाँ से एक बात भी याद आ गई है, पहले उसको बताते हुए आपके प्रश्न का जवाब देंगे। एक बार IIT कानपुर में एक सर्वे हुआ जी, तो उसमें ये देखा गया कि जितने भी बंदे IIT कानपुर में आ रहे हैं, मोर और लेस उनका IQ सेम है, बट EQ इज डिफरेंट। अच्छा। एंड व्हाट इज गोइंग टू डिसाइड लेटर इन लाइफ कि हु इज गोइंग टू बी मोर सक्सेसफुल इज द EQ। तो ये सर्वे वहाँ पे रहा। तो देखिए, आजकल जो ये सबसे बड़ा चैलेंज भी है कि हम कैसे अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को डेवलप कर पाएं। तो देखिए, इमोशनल स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब विल पावर कैसे स्ट्रॉन्ग होगी? देखिए, विल पावर क्या है, हमेशा जब भी आपके सामने कोई भी सिचुएशन आई है तो आपके दिल और दिमाग में एक द्वंद्व हुआ है। मैं इसका छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ तो आप अपनी उससे रिलेट कर पाएंगे। मुझे सामने मैगी खाते हुए दो इंसान नजर आए, मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मुझे लगा मैं भी खाऊं। मैगी एक अच्छी चीज है टेस्ट में, लेकिन हो सकता है मेरी सेहत के लिए ठीक ना हो। हाँ। मैं खाना पहले से खा चुका हूं, अब मुझे ओवर ईटिंग ना करनी हो। अब मेरे दिल ने कहा खा ले, ये बार बार कहाँ मिलेगा मौका, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा है यू शुड नॉट बी ईटिंग इट। राइट। इस द्वंद्व में दिल जीतता है, दिमाग हारता है, और ये है कि आपकी लैक ऑफ विल पावर। जब जब आपका दिमाग, आपका बुद्धि और विवेक जीतता है, तब वहां से आपको विल पावर की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगता है जी। अगर दिल को ही बार बार जिताना होता, कुदरत दिल को ऊपर लगाती और दिमाग को यहाँ लगाती, इसलिए बुद्धि और विवेक को सर्वोपरि रखा गया है। तो सबसे पहले आपको अपने बुद्धि और विवेक को जागृत करते हुए इस बात पर भी पूरा फोकस रखना है। और ये कैसे होगा? आपको छोटे छोटे हैबिट पैटर्न्स अपने ब्रेक करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने आप में कोई 2 या 3 चीजें पकड़ लें जो कि आपकी हैबिट्स हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं बताता हूँ। आप जिस भी अपने डबल बेड पर जहां पर भी सोते हैं, फॉर एग्जांपल आप राइट साइड सोते हैं या लेफ्ट साइड सोते हैं, आप अपनी साइड बदल दीजिए। उस रात आपको नींद नहीं आएगी। बिल्कुल सही। यू चेंज योर पैटर्न, यू ब्रेक योर पैटर्न। आमतौर पर हम लोग जो राइटी हैं वो राइट से ब्रश करते हैं, लेफ्टी लेफ्ट से। अगर आप राइटी हैं तो लेफ्ट से ब्रश करिए। आप क्या करिए, पहले थोड़ा राइट से कर लीजिए, बट हाफ। नेक्स्ट हाफ यू विल कंप्लीट इट बाय योर लेफ्ट हैंड। इट विल बी वेरी चैलेंजिंग फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई शर्ट पहन रहे हैं, आप उसको, सबकी अपनी पर्टिकुलर हैबिट होती है, कोई नीचे से बटन करते हुए ऊपर जाता है, कोई ऊपर से नीचे आता है। अगर आप ऊपर से नीचे वाले तो नीचे से ऊपर करेंगे। इसी तरीके से जैसे कि आमतौर पर हम लोग पानी पीते हैं, तो कोई बंदा बहुत तेजी से पानी पीता है, आमतौर पर हम सभी पीते हैं, बट ये कहा जाता है योग में भी कि आपको पानी को खाना चाहिए और खाने को, भोजन को पीना चाहिए। बट हम इसका उल्टा करते हैं जी। तो आपको इस तरीके से 2, 3, 4 पैटर्न्स अपने पकड़ने हैं और उन पर रोज उनको ब्रेक करना है। अब क्या होगा, आपके दिल को बड़ा जोर पड़ेगा, बट आपको एहसास दिलाना है कि मैं दिमाग जो हूं, मैं हूं ऊपर। इसीलिए ओशो ने बोला है कि माइंड यानी दिल, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, दिल इज अ ब्यूटीफुल सर्वेंट बट डेंजरस मास्टर। सो वी हैव मेड आवर हार्ट आवर मास्टर while it is our servant, and who is me? I am the mind here.
सो आई हैव टू बी द मास्टर नॉट द सर्वेंट। ओके, तो इस तरीके से आपको काम करना होगा। ओके, और मेरा सवाल जो था इमोशनली कैसे अपने आप को स्ट्रांग देखिए अब क्या होगा, जब आपकी विल पावर स्ट्रांग हो जाएगी और आपकी अवेयरनेस डेवलप हो जाएगी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अब आपको हेल्प करेगा। कोई भी इमोशन क्या होता है, देखिए वर्ल्ड कप एक मैच है, वर्ल्ड कप कोई ऐसा मैच नहीं है कि पूरे जीवन में अब आएगा ही नहीं, वो फिर आएगा 4 साल बाद लौट कर। लेकिन आप अगर ये अवेयरनेस रखते हैं तो अब आप उस मोमेंट्स को लेकर परेशान नहीं होंगे। तो आपको यहाँ से अपनी अवेयरनेस का काम करना है। और ये खेल है, इसमें ना कोई जी रहा है कोई मर रहा है, ये कोई वन टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये कोई जीने मरने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये कोई देश जीतने हारने की मायने नहीं है यहाँ पर। तो इन तमाम अवेयरनेस को रखते हुए जब आप सामने उस चीज़ को देखेंगे तब ऐसा नहीं होगा। इसीलिए तो श्री कृष्ण ने बोला है भागवत गीता में कि आपको हर समय सम की स्थिति में रहना है, ना बहुत ज्यादा खुश होना है। देखिए जो इंसान बहुत ज्यादा खुश होगा वो ही बहुत ज्यादा दुखी होगा, बिल्कुल सही बात, ये कंफर्म बात है। जो सम अवस्था में रहने सीख लेता है कि बहुत खुशी में बहुत खुश नहीं है, क्योंकि वो जानता है। इसी बात पे एक और चीज याद आ रही है कि ये किंग सोलोमन थे। तो एक बार क्या हुआ, आपको यहाँ पे बात बताना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने एक बार ये कहा कि अपने किंगडम में उन्होंने एक चैलेंज किया, और चैलेंज रखवाया वो ये कि मेरे पास कोई एक ऐसी चीज लेकर आइए कि अगर मैं किसी रोते व्यक्ति को दिखाऊं तो वो खुश हो जाए, और मैं किसी खुशी व्यक्ति को दिखाऊं तो वो रोने लगे। अच्छा, यानी रोता हुआ व्यक्ति भी चुप हो जाए और खुश व्यक्ति भी चुप हो जाए, ऐसा कोई चीज लेके आइए। तो पूरे किंगडम में सब उनके बड़े बड़े मंत्री वो सब ढूंढते रहे, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो अल्टीमेटली जब सब हार गए तो बड़े दुखी हुए कि मैं कैसे मंत्रियों के साथ हूँ जो कि कुछ जानते ही नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि अब तो मेरा यहाँ पे रहना बेकार है। तो अल्टीमेटली वहाँ पे फिर एक बंदा आया, जैसे कि आप जानते हैं ये सब स्टोरीज होती हैं, बट उसके क्रक्स को देखेगा फिर बहुत डिफरेंट वेज में बताई भी गई हैं स्टोरीज। तो एक बंदा एक रिंग लेके आया, उस रिंग को जैसे ही उन्होंने पहना तो हकीकत में वो जो परेशान थे वो बिल्कुल खुश हो गए। तो उस रिंग में क्या लिखा था, दिस टू शैल पास। मतलब कुछ भी इस जीवन में रुकने वाला नहीं है। आज आप बहुत दुखी हैं, इट विल पास। आज आप बहुत खुश हैं, ये भी नहीं रुकने वाला है। तो यही जीवन का मतलब। सर अब दिमाग से एक बार फिर से शरीर की तरफ आते हैं, है ना जी। एक और सवाल मेरे मन में आया आपकी बातें सुन के कि जो लेमैन है, ठीक है, जिसको सिर्फ पता है कि योगासन होता है, तो उसके लिए ना एक्सरसाइज योगासन से प्राणायाम होता है कि उसने हाथ जोड़े, है ना, तरह तरह के योगासन जो कि आजकल इंटरनेट पे भी बड़ी आसानी से दिख जाते हैं, वो किया और हमारा योगासन कंप्लीट हो गया। क्या ये यहीं तक सीमित है या इसका जो पर्सपेक्टिव है, दायरा जो है वो बहुत बड़ा है? देखिए योग सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आमतौर पर आजकल जैसे हम इंस्टाग्राम और ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक इमेज डेवलप हुई है योग की कि ये सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी या फैंसी पोस्चर करना ही योग है जी। बट ऐसा नहीं है। देखिए ये अष्टांग योग है, आपने पतंजलि योग ये सब सुना ही होगा। तो जो पतंजलि ऋषि थे उन्होंने इसको क्लासिकल टेक्स्ट में ये कन्वर्ट किया और इसको अष्टांग योग बनाकर हमारे सामने पेश किया। अब अष्टांग योग का मतलब है कि ये 8 अंग हैं इसके अंदर, इसमें 8 स्टेप्स हैं, और जो आसन और प्राणायाम है वो इसका तीसरा और चौथा स्टेप है जी। जबकि इसके पहला और दूसरा स्टेप जो कि लोग जानते ही नहीं है। और जबकि वो पहली इसकी प्री रेक्विजिट है वो है यम और नियम। अब यम और नियम क्या है जी? देखिए यम 5 है, नियम 5 है। आज के समय में उनका अनुसरण करना इतना आसान नहीं है। अगर मैं आपको 5 यम बताऊं तो वो है आपके सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और अपरिग्रह। अब देखिए सत्य अहिंसा, हम अब थोड़ा बहुत तो हम सभी झूठ बोलते ही हैं, लेकिन झूठ भी 2 तरीके से बोला जाता है। एक होता है कि आप दूसरे के नुकसान के लिए झूठ बोलते हैं, बिल्कुल सही। और एक होता है कि आप अपने को सेव करने के लिए झूठ बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कब कैसा झूठ आपको नहीं बोलना चाहिए। आप ऑफिस के लिए लेट आते हैं अपने, अब आप अगर झूठ बोलते हैं कि मैं ट्रैफिक में फंसा, जो कि आप नहीं फंसे हैं, या आप घर से ही लेट निकले हैं, तो आप हार रहे हैं उस दिन, आप अपने आप से हार रहे हैं। और ये झूठ मुझे लगता है ज्यादातर लोग बोलते हैं। सभी बोलते हैं। जो भी ये झूठ बोल रहा है वो अपने आप से हार रहा है। उसका टाइम मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट गड़बड़ है। वो अपने आप से हारा हुआ है, उसकी विल पावर उसको हर रोज कम किए जा रहा है वो, और वो जीवन में मात खाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ये जो झूठ है ये किसी के द्वारा बेशक पकड़ा ना जाए, लेकिन आप तो जानते हैं कि ये आप अपनी वीकनेस को और छुपा रहे हैं, और जब आप अपनी वीकनेस को छुपाते हैं तो बढ़ती है।
तो इस तरह के झूठों से बचिए। अब यहाँ पे मेन जो आते हैं, इन 5 मैंने जो आपको यम बताए, इनमें एक अपरिग्रह बहुत अच्छा है जो कि हम सभी को फॉलो करना चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो ये जैनिज्म में भी इसका है, और महात्मा गांधी भी इसको फॉलो करते थे। महात्मा गांधी जैनिज्म से बहुत प्रभावित थे। तो उसमें क्या होता है कि आपको अपने घर में अपनी चीज़ों का क्लस्टरिंग नहीं करनी है। जैसे कि आपकी कबर्ड है, तो आप अपनी कबर्ड में देखिए आपके पास 10 ड्रेसेस हैं जी। तो अगर आप 10 ड्रेसेस को अब आपने इसलिए रखा हुआ है कि आप उनमें से पहनते सिर्फ 5 हैं, लेकिन आपके वो मन से नहीं उतर रही हैं क्योंकि आपको वो इतनी अच्छी लगती हैं, लेकिन अब आप उनको पहन नहीं पा रहे हैं। अब वो आउट ऑफ फैशन हो गए हैं, या अब आपके साइज में वो नहीं आ रहे हैं, बट आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। दिस इज विच इज वेरी बैड, क्योंकि वो किसी जरूरतमंद के लिए बहुत अच्छी चीज हो सकती है। तो ये कहते हैं इसको अपरिग्रह। तो ये योग के नियम में एक है। इसी तरीके से यम, उसके बाद नियम था। उस नियम में आता है कि आप किस तरीके से तप करें। अब तप का लोग समझते हैं कि आप जंगल में चले जाइए, ये सब नहीं होता है। तपस्या करने की भी बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। अब इन तरीकों में 2-4 मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो 12 रश्मियां इनको बोला गया है, बट फिर भी 2-4 आप सुन लें। कि देखिए, जब आप खाना खाते हैं तो कभी कभी आपको दाल में नमक कम नजर आता है जी। तो ये भी एक तप है। आप क्या करिए, दाल में नमक मत डालिए कम, अगर वो कम है तो। अगर बिल्कुल नहीं है तो आपकी श्रद्धा है, अगर बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है तो आप खाइए। आप देखिएगा, अगर आपने 5 दिन वो कम नमक की दाल खा ली, 6ठे दिन वो कम नहीं लगेगा। तो ये तप है। इसी तरीके से जब आप उपवास करते हैं, तो आजकल उपवास की तरह कोई करता नहीं है। उस दिन तो कुछ अलग अलग वैरायटीज खाई जाती हैं। बिल्कुल, एकदम वो एक कुजीन बन गया है जी। जबकि ऐसा बोला जाता है कि फास्टिंग इज द फर्स्ट मेडिसिन। जो जीवन में आप फास्टिंग करते हैं, अगर आप किसी जानवर को देखिए, जब आप अपने डॉग को हम अक्सर देखते हैं अपने आसपास, जैसे ही कोई जानवर बीमार होता है वो तुरंत फास्टिंग पे चला जाता है। आपने कभी ऑब्जर्व करिएगा, वो खाएगा ही कुछ नहीं, और वो 1-2 दिन कुछ नहीं खाएगा, जो पक्षी ही क्यों ना हो, बंदर क्यों ना हो, या डॉग ही क्यों ना हो, और 2-3 दिन में वो ठीक होगा, फिर खाएगा। तो बीमार होने पे तो हम भी नहीं खाते हैं। हम बीमार होने पे बहुत खाते हैं, बट दूसरी चीजें खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं। हाँ, नहीं, दवाइयों के साथ साथ हम खाते हैं। बेशक हमारा मन ना करे, लेकिन हम भोजन नहीं छोड़ते। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं था। अगर आप याद करिए, आज से पहले 50 साल पहले जब वैद्य राज के पास जाते थे, तो सबसे पहले आपका अन्न छुड़वाते थे। तो एलोपैथी में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि जो दवाइयाँ वो देते हैं उसमें उनका पहला क्राइटेरिया होता है कि बिना खाए दवाई नहीं खानी है। क्योंकि एलोपैथी आपकी बॉडी के साथ अलाइन नहीं है ना। नेचुरोपैथी इज अलाइंड विद योर बॉडी, एंड व्हाट डज योर बॉडी से? योर बॉडी से दैट आई डोंट नीड फूड, बिकॉज व्हेन यू ईट फूड इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी टू डाइजेस्ट. The energy which is required to heal you is now getting consumed in getting digestion. Right. अच्छा, एक और सवाल, बहुत ज़्यादा सवाल पूछ लिया मैंने। नहीं, आप जितने मर्जी पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल। योगा को लोग एक और तरीके से देखते हैं कि इससे बॉडी ना फ्लेक्सिबल होगी, है ना। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो लाइफ स्पैन बढ़ेगा, बोन्स का भी, मसल्स का भी। तो वो तो जिम्नास्ट भी करता है। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? फिर तो जिम्नास्ट मुझे लगता है सबसे अच्छा योगी होगा। जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपने पूछा है। देखिए, योग आज एक फ्लेक्सिबिलिटी का पर्यायवाची बनकर रह गया है। लोगों को अक्सर हमारे पास जब लोग सीखने आते हैं तो वो कहते हैं, देखिए मेरी बॉडी बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। तो मैं कहा, फ्लेक्सिबिलिटी एक प्री रेक्विजिट योग करने की नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी योग का बाई प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले जिम्नास्ट और एक योगी में क्या फर्क है? जैसे अभी हमने यम और नियम की बात की थी, हम अष्टांग योग की बात कर रहे थे, तो इसमें हमने 8 अंगों की बात करनी थी। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये हुए 4। अब 5वां जो आता है वो होता है प्रत्याहार। तो ये जो प्रत्याहार है, ये क्या है? ये है जो आपकी बॉडी को आपके माइंड से कनेक्ट करने का ब्रिज है जी। उसके बाद धारणा, ध्यान और समाधि। तो यहाँ पर जो प्रत्याहार है उसका अर्थ ये है कि कैसे आपको अपने सेंसेस को विड्रॉ करना है। देखिए, इसका कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है, भागवत गीता में भी इसका उल्लेख है कि जब एक कछुआ, एक टॉर्टोइज, जब अपने आसपास खतरा देखता है तो अपने लिम्स को अपनी शैल में ले लेता है। जी बिल्कुल। इसी के तर्ज पर योग में एक आसन भी है, कुर्मासन, जिसे टॉर्टोइज पोस्चर भी बोलते हैं। तो इसी तरह हम इंसानों को भी अपने चारों ओर सराउंडिंग्स में हमेशा अपनी इंद्रियों को, अपने सेंसेस को एंगेज नहीं रखना चाहिए। ओके। इसी को बोलते हैं ओवर एंगेजमेंट होना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ टीवी यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पे सोशल मीडिया का कुछ चल रहा है, तो हम तमाम चीज़ों में एंगेजमेंट रखते हैं अपना। तो फिर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जब हमारे पास अटैक करती रहेगी तो हमारी अटेंशन को डाइवर्ट कर देगी। राइट। और इसी तरीके से हमारी अटेंशन बिखर जाती है मल्टी डायरेक्शन में।
तो सबसे पहले यही देखिए, आप देखिए जब कोई बंदा स्टूडेंट होता है, और देखा जाए तो हर इंसान पूरे जीवन एक स्टूडेंट ही है। बिल्कुल सही बात है। आप जानते होंगे कि एक स्टूडेंट के लिए 5 नियम बताए गए हैं। अगर आप उन 5 नियमों को ढंग से समझिएगा तो आप समझेंगे कि पूरे जीवन में आइडियली इन 5 नियमों को फॉलो करना चाहिए। तो एक स्टूडेंट को, एक अच्छा विद्यार्थी के लिए 5 नियम क्या हैं कि आपको गृह त्यागी होना चाहिए, मतलब गृह के अपने घर के क्रियाकलापों में बिल्कुल डूबे नहीं रहना चाहिए। आपको अल्पाहारी होना चाहिए। अल्पाहारी का मतलब होता है भोजन भूख से हमेशा कम करना चाहिए। बिल्कुल। काक चेष्टा, जिस तरह से कौवा होता है, क्रो होता है, आप देखिए वो किसी भी चीज को जब पाना चाहे तो लगा रहता है, लगन होती है। हाँ, उसके अंदर फोकस्ड होता है। इसी तरह बको ध्यानम, एक बगुले की तरह आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। वो ध्यान रखता है, तुरंत मछली पकड़ लेता है। और स्वान निद्रा, कुत्ते की जैसी नींद होनी चाहिए। कुत्ता कभी भी गहरी नींद में नहीं सोता है, लेकिन हम सब इसका उल्टे हैं। और यही एक रीजन है कि हम जो अचीव करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग अचीवर्स होते हैं वो तमाम ये चीजें करते हैं। आप देखिए, दे आर एक्सट्रीमली फोकस्ड। आप अपने चारों तरफ निगाह घुमा के देखिएगा, द पीपल whom you consider they are the achievers in their respective fields, you will find them extremely focused. हाँ, focus तो exactly it's a key thing. Yes. So how do they get that focus from? This is the reason. They never divert their attentions to different things. They keep themselves engrossed in one thing, and that's why they are like that. सर, जाते जाते एक बार दर्शकों को योगा डे की बधाई दे दें। जी, सभी को बहुत बहुत बधाई आज इंटरनेशनल योग डे पर। और आप सभी से अनुरोध है कि आप योग को अपने जीवन में उतारें, और ना केवल योग से आप निरोगी रहेंगे, जीवन में स्वस्थ रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे, आनंदित रहेंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।